बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा मौसमी हालात में हमारा कपास का काश्तकार जो है वो इस वक्त जिस गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है, जो उसके मसाइल में सबसे बड़ी वजह है वो शायद इस वक्त कपास में फ्रूट शेडिंग, कपास में फल और फूल के कीड़े का होना है। बहुत से जो ज़राई माहिरीन हैं या जो अच्छे प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं फार्मर को गाइड करके। तो यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि मौजूदा वक्त की मुनासिबत से एक वीलॉग बनाया जाए और इसके मुख्तलिफ काज़ों को तफसीलन डिस्कस कर लिया जाए, ताकि किसी हद तक हम किसान की जो मसाइल हैं और परेशानी है उसमें कमी का बायस बन सकें। तो कपास में फ्रूट शेडिंग के जो मसाइल हैं उसको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1, प्री सोइंग काजेज एंड इट्स रेमेडीज। नंबर 2, आफ्टर सोइंग काजेज एंड इट्स रेमेडीज। प्री सोइंग काजेज और रेमेडीज से मुराद ये है कि हम ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कीड़े का सबब बनती हैं जिसको हम बजाई से पहले कंट्रोल करना चाहिए, या जो बजाई के पहले के मसाइल होते हैं वो आने वाले वक्त में हमारी शेडिंग का बायस बनते हैं, और उनका तदारुक या उनका इलाज या उस मसले का हल हम किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है जी आफ्टर सोइंग, के बजाई कर ली है आपने, उसके बाद आपकी जो फ्रूट शेडिंग है वो किन किन वजूहात की बुनियाद पर हो सकती है और उनका तदारुक, उनका सद्देबाब हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनको हम दो ग्रुपों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी प्री सोइंग काजेज, के बजाई से पहले के जो मसाइल हैं और उनके तदारुक या उनके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली और बड़ी वजह आएगी जीनियाती वजह, जेनेटिक काज, कि आपने कपास की वैरायटी का इंतखाब ऐसा कर लिया है तो जो बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट नहीं है। एक ही वैरायटी, एक ही स्पेसिफिक हीट टॉलरेंस लेवल रखने वाली वैरायटी एक एरिया के अंदर नॉन हीट टॉलरेंट कहलाएगी, जबकि उसी लम्हे उसी वक्त में वो किसी दूसरे एरिया में हो सकता है कि वो हीट टॉलरेंट नहीं हो। मसलन तो एक वैरायटी का ऐसा इंतखाब किया है जिसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है, वो बहुत ज़्यादा फ्रूट शेडिंग करेगी। आप गर्म इलाके में रहने वाले हैं, गर्म और मरतूब इलाके में आप कपास लगा रहे हैं, उसी वक्त में वो वैरायटी अगर आप बलूचिस्तान में जाकर काश्त करते हैं या सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबोहवा बहुत मुतदल रहता है तो वहाँ पे वो फ्रूट शेडिंग नहीं करेगी। तो आपने वैरायटी का इंतखाब करते वक्त जहाँ पे बाकी अवामल देखने हैं वहाँ पे आपने ये भी देखना है कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट वैरायटी होनी चाहिए। आपके जो क्रॉपिंग जोन है, जिस इलाके में आप कपास करने जा रहे हैं उस इलाके के लिहाज से, जिस दौरान बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, बारिशें भी बहुत ज़्यादा बारिशों का होना भी फ्रूट शेडिंग का बायस बनता है, लेकिन फिल वक्त इस मौसम में वो जो फैक्टर है वो इस वक्त तो कारफरमा नहीं है। लेकिन बहरहाल जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वो तो एक कुदरती अमर है, मैं समझता हूँ उस फैक्टर को शायद हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जिस दिन में स्पेसिफिक बारिश होगी उस दिन का फ्रूट शेड होगा, उसका अगले दिन का नहीं होगा। आपाशी के स्ट्रेसेस, हम आपाशी के स्ट्रेसेस से मुराद ये है कि अगर आपने पानी का दौरानिया बहुत लंबा कर लिया, उसको सोका लगा दिया, किसी वजह से भी आपके नहर में पानी दस्तयाब नहीं है, ट्यूबवेल का पानी महंगा है या पानी कड़वा है आप लगा नहीं पा रहे हैं, या डीजल की अदम दस्तयाबी है, या जिस वजह से भी जो भी आपका आपाशी का रिसोर्सेज हैं, अगर आपका पानी का दौरानिया लंबा हो जाए तो तब भी फसल मजमूई तौर पर फ्रूट शेडिंग पे आ जाती है। और देखने में यह है, जो कि बहुत कम प्रैक्टिस होता है, कि ओवर इरिगेशन, पानी का ज़्यादा लगाना, कि कुछ ऐसा फैक्टर बना कि आपका पानी अभी लगा, आपको पता कि आगे पानी आना नहीं है और कहीं से आपको नहरी पानी मिल गया तो आपने दोबारा से तीसरे दिन चौथे दिन पानी फिर लगा दिया, या आपने पानी लगाया तो ऊपर से बारिश हो गई, तो ये ओवर इरिगेशन हो गया ना, पानी ज़्यादा लग गया। तो ओवर इरिगेशन का स्ट्रेस और लेस इरिगेशन का स्ट्रेस, आपाशी का स्ट्रेस, ये दोनों सूरतों में प्लांट शेडिंग कर जाता है, फ्रूट शेडिंग कर जाता है। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन है, मैनेजरियल टैक्टिक है, ये आपकी मैनेजमेंट है कि आपने पानी का दौरानिया मुनासिब रखना है, ना बहुत ज़्यादा पानी लगाना है, ना पानी का वक्फे को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। ख़ासतौर पर जिस वक्त फ्रूट आपकी फसल पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फल उठा रही होती है, उस वक्त पानी का दौरानिया मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अहमियत का हामिल हो जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट हम आ जाते हैं जड़ी बूटियाँ।
देखने में यहाँ भी क्योंकि कुछ अरसे से 2 सालों से या 3 सालों से ट्रांसजेनिक वैरायटीज ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वैरायटीज आ गई हैं। जड़ी बूटी का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है, लेकिन बीटी वैरायटीज में जहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएं, ख़ास तौर पर डीला ज़्यादा हो जाए या तल्ला घास ज़्यादा हो जाए या कोई दूसरी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे भी देखने में आता है कि जड़ी आपकी जो पौधा जो है फ्रूट शेडिंग पे आ जाता है। जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र आप दे रहे होते हैं या ज़मीन की जो कुदरती जरखेज़ी होती है वो शेयरिंग कर रही होती हैं। वो शेयरिंग की वजह से पौधे की जो खुराक है वो उसमें कमी आ जाती है और पौधा जो तेज़ी से फ्रूट ले रहा है वो शेडिंग की तरफ माइल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर ये है कि बर वक़्त आप अपना जड़ी बूटियों का तदारुक करें और पौधे को जड़ी बूटियों के स्ट्रेस से बचाएं। 7वें नंबर पे हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा होता है। शुरू से जैसे फसल लगती है मरतूब आबोहवा के इलाकों में हमें उसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, खुश्क आबोहवा के इलाकों में भी करना पड़ता है। वो है रस चूसने वाले कीड़ों का स्ट्रेस। इब्तदा में थ्रिप्स का हमला बहुत ज़्यादा हो गया, उस सूरत में भी वाज़े तौर पर शेडिंग देखने में आती है। जैसे ही आप उसको थ्रिप्स को कंट्रोल करेंगे तो आपका फ्रूट शेडिंग कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। जेसड सब्ज तेला है, सब्ज तेला बहुत तेजी से पौधे का फल रस चूसता है और चंद दिन घंटों या चंद दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ही वो सारे का सारा रस चूस कर पौधे को आप कह रहे हैं कि इतना कमजोर कर देता है कि पौधे के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि जो उसके ऊपर फल लगा हुआ है उसको गिरा दे और जो चंद एक बॉल लगे बस उसी को मैच्योर करे। तो रस चूसने वाले कीड़ों का कंट्रोल करना 3 नंबर पर बहुत बड़ा मसला है व्हाइट फ्लाई का। व्हाइट फ्लाई को स्टेब्लिश होने से पहले, व्हाइट फ्लाई की कॉलोनीज बनने से पहले आप इसको कंट्रोल करें। आपको पता होना चाहिए इसका एटीएल लेवल क्या है। हमारा एटीएल लेवल के पास पहुंच रहा है तो फौरी तौर पर आप इसका मुनासिब जहरों के साथ इसका तदारुक करें, ना कि इसका कॉलोनी बन जाए और बहुत एटीएल लेवल से ऊपर चला जाए और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और फिर आप जहरी जो कीमियाई जहरें हैं इनको कंट्रोल करने के लिए उसका भी बेदरेग इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आपका जो फ्रूट है वो भी कंट्रोल ना हो रहा हो तो आपका डबल नुकसान हो जाएगा। तो रस चूसने वाले कीड़ों का हमला जो है, बड़ा हमला जो है, ये वाज़े तौर पर आपकी फ्रूट शेडिंग का बायस बनता है और इसको बर वक्त कंट्रोल करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये बड़े फैक्टर में से एक फैक्टर है। इसका अगला पॉइंट आ जाता है ये 8वां, अज्जाए सगीरा की अदम दस्तयाबी। कि आपने जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसमें बिलखसूस बोरोन की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी ये और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये 3 चीज़ें जो हैं वाज़े तौर पर फ्रूट शेडिंग का बायस बन रही होती हैं। अगर आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे रहे हैं, गवारा खाद दे रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होती रहेगी। बोरोन के हवाले से बिलखुसूस मैं बात करूंगा कि बोरोन आपको फसल की इब्तदा में ही पहले 50 दिनों में एक अच्छी खुराक सोना बोरोन या मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट आते हैं वो 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपको फ्लडिंग में ले जाना चाहिए। मैं इस स्कूल ऑफ थाट का, इस मकतबा फिक्र का हामी हूँ कि बोरोन जो है जो बहुत कोई रिफाइंड किस्म का प्रोडक्ट हो तो आप स्प्रे कर लें, अदरवाइज बोरोन के स्प्रे से अवॉइड करना चाहिए। पत्ते किसी हद तक ये हार्ड करने का बास बनता है। इसको फ्लडिंग में ले जाएं, ज़मीन पानी के साथ इसको फर्टिगेट करें तो ज़्यादा मुनासिब है। इसी तरीके से जिंक का इस्तेमाल कपास की फसल में 2 मौक़ों पे कर लेना चाहिए कि इब्तदाई दिनों में 25-30 दिनों में कर लें ताकि उसमें वो जड़ के जो जड़ों का फैलाव है उसमें ख़ास तौर पर इसका रोल है और उसके बाद पत्ते की जो कलरिंग है आने वाले वक्त में कमो बेश को 50-60-70 दिन की फसल पे भी जिंक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये भी किसी हद तक फ्रूट शेडिंग का बायस बन सकता है। अज़ाए सगीरा की दस्तयाबी को मुनासिब करना चाहिए। उसके बाद जब से ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ आई हैं, 9वां पॉइंट है हमारा, अमूमी तौर पर तो ये क्लेम किया जाता है कि ग्लाइफोसेट जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं ये ग्लाइफोसेट का स्ट्रेस नहीं लेती। मुख्तलिफ वैराइटीज़ में इसकी बर्दाश्त जो है मुख्तलिफ देखने में आई है। यहाँ पे मैं बिलखुसूस डिस्कस करूँगा ग्लाइफोसेट के स्ट्रेसेस जो हैं मुख्तलिफ ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ के ऊपर 2 किस्म के हैं। एक है विजिबल स्ट्रेस और दूसरा है इनविजिबल स्ट्रेस। विजिबल स्ट्रेस ये है कि आप पौधे आपने जिस वैरायटी का इंतखाब किया है हो सकता है कि वो ग्लाइफोसेट की बर्दाश्त के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, जैसा कि अमूमी तौर पर देखने में आया भी है। कुछ वैराइटीज़ में ऐसा है, मैं नाम यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं समझता, कि वो ग्लाइफोसेट करते हैं, मरती तो नहीं है लेकिन किसी हद तक उसके ऊपर स्ट्रेस ज़रूर आता है। तो कोशिश करें कि ऐसी वैराइटीज़ का आप इंतखाब ना करें। और दूसरे हैं इनविजिबल स्ट्रेसेस कि पौधा ज़ाहरी तौर पर तो स्ट्रेस नहीं शो कर रहा, पौधा सरसब्ज भी है, फ्रूट शेडिंग भी फौरी तौर पर नहीं देखने में नज़र आ रही,
या आपने इस स्टेज पे फ्रूट शेडिंग की, अपना ग्लाइफोसेट स्प्रे किया है, पहले 25 दिन में, 30 दिन में, 35 में, जब फ्रूट था ही नहीं तो फ्रूट क्या गिराएगा। लेकिन उसके आने वाले चंद दिनों में जैसे उसके बड़े बनते हैं और फ्लावरिंग पे आता है या फ्रूटिंग पे आता है, तो किसी हद तक उसके फ्रूट शेडिंग देखने में आ जाती है। यह बड़ा ही बारीक बिनी का मुशाहदा है, मैं समझता हूँ। और इसके लिए मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि इब्तदाई जो ग्लाइफोसेट का स्प्रे है 25 से 30 दिन के अंदर हो जाए या 35 दिन के अंदर हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन वाला स्प्रे ग्लाइफोसेट का नहीं करना चाहिए। कम से कम 25 दिन से लेकर 35 दिन के दरमियान में ग्लाइफोसेट पहला स्प्रे होना चाहिए और पौधे की टॉप पे हो जाए, ताकि उसमें जो भी मिक्सिंग, मैकेनिकल मिक्सिंग हो गई है या कोई जेनेटिक वेरिएशन अगर कोई आ गया तो वो चीज़ें रिमूव हो जाएं। और छदराई भी, ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी छदराई से पहले करें, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट पॉपुलेशन हो। अगर कुछ डैमेजेस होते हैं 1%, 2%, 3% के, तो प्लांट्स निकल जाएंगे और जो आपकी पॉपुलेशन बचेगी वो सिक्योर हो जाएगी और स्क्रीन हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। आने वाले दिनों में उसमें से आपके पौधे जलेंगे नहीं। तो पहले स्प्रे कर लें। और दूसरा ग्लाइफोसेट का स्प्रे अगर आपको उस पर करने की जरूरत पेश आती है 40-50 दिन पे, 60 दिन पे, 70 दिन पे, या उसके बाद करने की जरूरत पेश आती है, तो प्रेफरेबली कोशिश ये करें कि पौधे की चोटी पे, टॉप लोड पे स्प्रे ना करें ग्लाइफोसेट का, नीचे कर लें, निचले पत्तों पे पड़ भी जाए खैर है। तो काफ़ी हद तक पौधा अपनी जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड नहीं करता और जो इनविजिबल स्ट्रेसेस है उसमें से आपको गुजरना नहीं पड़ता। ग्लाइफोसेट के स्प्रे की वजह से खासी फ्रूट शेडिंग देखने में नजर आ रही है, खास तौर पर जब पौधे ने आपके फ्रूट उठा रखा होता है, काफ़ी ज़्यादा 15, 20, 25 बार उठा रखे होते हैं, आप ग्लाइफोसेट आपको स्प्रे करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अचानक फ्रूट शेडिंग काज हो जाती है। मैं समझता हूँ उसमें बाकी वजूहात के साथ साथ, सिर्फ एक नहीं, बाकी वजूहात के साथ साथ कुछ ना कुछ वजह ग्लाइफोसेट का स्प्रे टॉप लोड पे होता है। ठीक है। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा दिखने में आ रहा है इन दिनों में, कि जब कुछ लोग कपास की पहली चुनाई कर रहे हैं, कुछ ने कर ली है या कुछ करने के करीब हैं, पौधा भरपूर फ्रूट उठा चुका है, मैच्योर बॉल भी हैं, ओपन बॉल भी हैं, पौधे के ऊपर फ्रूट लोड ज़्यादा है, और फार्मर हमारा नहीं देख पा रहा कि इस वक्त पौधे की रिक्वायरमेंट्स जो उसकी ज़रूरियात है वो बढ़ चुकी हैं। उसके लिए 25 मैच्योर बॉल को मजीद तैयार करना है, ओपन करना है, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, अपनी ब्रांचेस मजीद बढ़ानी है, अपनी ग्रोथ को जारी रखना है, और जो नया फल लग रहा है उसको भी तैयार करना है। तो यहाँ पे आकर पौधे की जो खुराकी ज़रूरियात है, फास्फोरस खास खाद जो है बिलखसूस, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा किसान उस वक्त वो सिर्फ यूरिया पे निसार कर रहा होता है या गवारा खाद पे कर रहा होता है, नाइट्रोजन फास को स्किप कर देता है, या यूरिया फास्फेट को बिलखसूस जो कि फौरी अवेलेबल तेजाबी खाद है उसको स्किप कर देता है, जिसकी वजह से एक ही पौधा, एक ही वैरायटी जो पहले चंद दिन पहले बहुत अच्छा फल उठा रही थी, अचानक फ्रूट शेडिंग पे आ गई और वो एकदम से अपने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, पहले फ्रूट को मैच्योर करने के लिए, अपनी जाती बका के लिए नया लगने वाला फल को अचानक गिरा देती है। उसकी मेन हाल या उसका तदारुक सिर्फ यही है कि आप उसका इदराक वक्त से पहले करें और उसको मुनासिब खाद, फास्फोरस खादों का मर्दावार जो है उसकी जो दस्तियाबी है उसको इंश्योर करें, नाइट्रोजनी खाद को भी इंश्योर करें ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी चलती रहे, और फ्रूट के अच्छे वजन के लिए, अच्छी उसके खिलाव के लिए आप साथ साथ मुनासिब मकदार में अवेलेबल किस्म की जो पोटाश है उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। अगर अब ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो मैं नहीं समझता कि पीछे कोई वजह बच जाती है कि जो फ्रूट शेडिंग का बायस हो। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव है या कोई बारिशों का ज़्यादा होना, वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने बाकी तमाम अवामल पूरे कर लिए तो मैं समझता हूँ कि आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट शेडिंग से बची रहेगी और आप बेहतरीन पैदावार की तरफ आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब इजाज़त दें, आइंदा फसल के लिए इंशाल्लाह ताला, आइंदा व्लॉग के लिए हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम करते हैं कपास के जरासीमी जुलसाओं पे, कपास के फफूंदी वाले जुलसाओं पे, कपास की विल्टिंग के ऊपर जो है इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।